Hello everyone, welcome back to my channel Modi Academy. My name is Anjali and today I will be teaching you chapter number 1 from Science 9th grade NCERT textbook part 3, and the chapter's name is Matter in Our Surroundings. Part 3 and the topics name are latent heat, effect of change in pressure and vaporization. So I have already made two parts of this chapter which you can check in the link or uh, in my channel. There are different videos with different topics where you can find other topics of this chapter. So please check to my channel and let's start the video. First is latent heat, effect of change in pressure and vaporization. These are not that much of lengthy of a topic. आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. So before getting into latent heat, let's clear some topics which are related to latent heat. ये सारे topics जो है वो latent heat से कहीं ना कहीं relate करते हैं. It will make easy for you to understand latent heat. So first I'm explaining you melting point and boiling point. I think you know about melting point and boiling point. So melting point is the temperature at which solid changes its state to liquid at atmospheric pressure is called as melting point of that liquid. ठीक है, तो यहाँ पे जो है melting point का मतलब है कि कोई solid है जो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे उसका एक प्रेशर और टेम्परेचर होता ही है जहाँ पे वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है. सो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट जिस पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, अपनी स्टेट चेंज करता है लिक्विड में. सो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में है 273.15 केल्विन. सो जस्ट रिमेंबर दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इट्स इम्पॉर्टेंट और ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है याद रखना. सो यू कैन रिमेंबर इट. बॉइलिंग पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड एंड द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर. ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग दिया हुआ है कि एक पॉइंट जहाँ पे जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी जो वेपर है वो इक्वल होती है प्रेशर इन सराउंडिंग से. तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है इसमें वाटर का दिया, हर चीज़ का एक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रहता है. अलग लिक्विड का अलग होगा, अलग टेम्परेचर, अलग प्रेशर, सब अलग होगा. यहाँ पे वाटर का दिया हुआ है. सो वाटर का इसमें है 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373.15 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है वाटर का. ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है. मेल्टिंग पॉइंट के बेसिक जो होते हैं वही है, क्लियर करना था. नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आगे जो लेटेंट हीट है वो पढ़ने में आसानी होगी. इसके लिए ये जो बेसिक्स फंडामेंटल्स है, जो बेसिक रूल्स है वो हम सीख रहे हैं. सो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, व्हेन द प्रेशर एक्सर्ट on a substance increases, it can cause the substance to condense. Decreasing pressure can cause it to vaporize. For some types of rock, decreased pressure can also cause them to melt. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हमने आपने अगर मेरी आगे की वीडियो देखी होगी या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा. फेज ट्रांजिशन एक टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि जब सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफ़र होगा या गैशियस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, किसी में भी ट्रांसफ़र होगा तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है टू चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी ट्रांसफ़र गैस टू लिक्विड, तब प्रेशर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जाता है. इसी बारे में बोला है कि उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है चेंज इन प्रेशर की. ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो प्रेशर है वो कभी कभी अगर ज़्यादा हो
अगर प्रेशर ज़्यादा जो है वो अप्लाई किया तो वो कंडेंसेशन में हेल्प करता है। कंडेंसेशन हमें पता है जब कूलिंग इफ़ेक्ट होती है, बेसिकली जब अगर वेपर में कंडेंसेशन होता है, वेपर की कूलिंग इफ़ेक्ट होती है तो वो लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है एक सर्टेन प्रेशर के साथ। वैसे ही यहाँ पे दिया हो, अगर प्रेशर इन केस डिक्रीजेस, इफ़ प्रेशर डिक्रीजेस देन मे बी और मे नॉट, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक सर्टन लेवल ऑफ प्रेशर मे बी ऑल्सो मेल्ट अ रॉक। रॉक का जो टेम्परेचर है, अगर उससे टेम्परेचर प्रॉपरली मिले और जो प्रेशर है वो प्रॉपरली मिले तो ये भी हो सकता है कि वो मेल्ट हो जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रेशर। तो प्रेशर इतना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है किसी भी स्टेट को ट्रांसफ़र करने में। सो ये था एक प्रेशर का डेफिनेशन। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particle increases। ठीक है, तो हमने जो प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी वो तो हमें पता चल गई कि ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने से कोई चीज़ मेल्ट हो सकती है या फिर कोई चीज़ सॉलिड हो सकती है, डिपेंड कर रहा है किस तरह का प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो अप्लाई किया जाए। पर वो चेंज क्यों हो रहा है? वी ऑलवेज आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि क्यों प्रेशर अप्लाई करने से चेंज हो ही क्यों रहा है, नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर रीज़न जो है कि हर एक जो चीज़ है, हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में कि हर एक जो चीज़ है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है। सो उन सब की एक एनर्जी रहती है। जैसे ह्यूमंस है, उनकी, हम किसी को मिलते हैं, हर किसी की अलग अलग टाइप की एनर्जी रहती है। वैसे ही जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एक एनर्जी पजेस करती है, उनकी खुद की एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो एक सर्टेन टाइप के जो प्रेशर टेम्परेचर हम जब डालते हैं किसी चीज़ पर तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी में चेंजेस आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है रीज़न कि जो पार्टिकल्स है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो या तो कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे यही बताया कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर वी अप्लाई ऑन इट, इधर मोर और लेस, इट डिपेंड्स ऑन द थिंग। सो यहाँ पे वही दिया है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। यहाँ पे टेम्परेचर के रेफरेंस में दिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, यहाँ पे जो हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट होता है तो वही बोला है यहाँ पे कि जब इंक्रीज़ हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। सो हमें पता है कि पहले हमने पढ़ा है कि हर स्टेट में थोड़ी सी वाइब्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहती है। सो विथ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसमें जो वाइब्रेशन है, मूवमेंट है amongst the molecules, among the particle increases because of increase in kinetic energy, and kinetic energy is increased because of increase in temperature। ठीक है, एक सिंपल वे में याद रखना है कि हीट जब बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट अमंग द पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। हर चीज़ एक बढ़े हुए फॉर्म में याद रखनी है। ठीक है, the particles leave their fixed position and starts moving more freely. A stage is reached when the solid melts and it converts into liquid। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स का मूवमेंट एरिया जो है वो बढ़ जाता है। सो इट प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट। यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से सॉलिड के लिए है काफ़ी इजी हो जाता है लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र करना, बिकॉज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, दे गेट मोर एरिया, दे कैन स्प्रेड आउट। तो यहाँ पे जो है सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका एक एग्जांपल आप ले लो, आइस कि आइस का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया एट सर्टेन पॉइंट वो पूरा वाटर में चेंज हो जाएगा बिकॉज हमने हीट दी उसको, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से उसमें मूवमेंट आ गई, जो मॉलिक्यूल्स है उसमें ज़्यादा मूवमेंट आ गई और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स।
The temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called as melting point. ठीक है, आगे हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा. यहाँ पे फिर से एक पॉइंट दिया हुआ है कि जब वो चेंज होने लगता है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज होने लगता है, वो मेल्ट ही हो रहा है. वी कैन से दैट मेल्ट हो रहा है. हम यही बोलते हैं कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो क्यों हो रहा है? अब रीज़न पता चल गया हमको कि काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स जो इसमें है उसमें स्पेसिंग बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ विच इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. तो यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट भी क्लियर हो गया, चेंज इन प्रेशर ये भी क्लियर हो गया, इफ़ेक्ट्स उसके क्या होंगे, किस वजह से प्रेशर क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ में काम लगती है. ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ लेटेंट हीट. ये चैप्टर पढ़ते वक्त आपने लेटेंट हीट इतनी बार सुना होगा, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें इसका मीनिंग नहीं पता है. बट इसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल है, बहुत इजी है. हम इसे एक हिडन एनर्जी भी बोल सकते हैं, हिडन हीट भी बोल सकते हैं. सो फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ लेटेंट हीट क्या है, फिर हम उसकी टेक्निकल टर्म्स में घुसेंगे. पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. सो लेटेंट हीट क्या है? वो एक हिडन हीट है, हिडन एनर्जी है. जब भी कोई भी प्रोसेस हो रही है हीट की, जब भी कोई स्टेट ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे स्टेट में, जब वाटर है हम उसे बॉईल कर रहे हैं और कुछ जो है वो वेपर में जा रही है, वो बॉईल हो रही है, तब जो हिडन हीट है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है, बट हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है. हम हीट नहीं बढ़ा रहे, हीट जितनी है उतनी ही है, बट टेम्परेचर अपने आप से क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट. ठीक है, लेटेंट हीट छुपी हुई हीट है, वो एक अलग फॉर्म में जो है जनरेट हो रही है. बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर जो है लेटेंट हीट में, वो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट हीट जो है, हम जो हीट उसे दे रहे हैं, जो पानी उबाल रहे हैं, उस पानी को जो हीट हम दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, बट उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, आगे 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 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा अपने आप. ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट का मतलब है छुपी हुई चीज़, छुपी हुई हीट उसे हेल्प कर रही है टेम्परेचर बढ़ाने में. ठीक है, लेटेंट हीट ऑल्सो नोन एज एनर्जी और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is energy released or absorbed by a body or a thermodynamic system during a constant temperature process, usually a first order phase transition. ठीक है, अभी ये बड़ी भारी भारी टर्म यहाँ पे यूज़ की हुई है, बट हम सिंपल लैंग्वेज में इसे सीखेंगे. लेटेंट हीट कि जब भी कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, तब वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लूज़ करेगी ही करेगी. वो कंप्लीट एनर्जी कभी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है. कुछ जो एनर्जी है वो खुद की, कुछ हीट है खुद की, वो लूज़ करेगी ही. या तो ये भी हो सकता है कि उसे अगर हम बॉईल कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो हीट एब्जॉर्ब भी कर पाए, एब्जॉर्ब करे या फिर रिलीज़ करे. ये दोनों ही केसेस में उसे लेटेंट हीट कहा जाएगा. सम टाइप ऑफ एनर्जी विच इट इज़ एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग फ्रॉम इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट. बस यही है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, जो टेम्परेचर है उसका वो कांस्टेंट रहेगा, जो हम हीट उसे सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगी. बट यहाँ पे साइड में एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से सॉलिड टू लिक्विड टू गैशियस में जो है वो चेंज होता रहेगा. और हर जगह पर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो जो हीट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, या तो सॉलिड है, लिक्विड है या गैशियस है, तीनों ही सब्सटेंस में. बट जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर जो है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिलीज़ करेगा, और उसकी स्टेट भी जो है वो चेंज होगी. ठीक है, ये था लेटेंट हीट का. अब हम लेटेंट हीट को फ्यूजन हीट भी बोलते हैं, because if solid is changing into liquid, then we can say it as a fusion heat. हम उसे फ्यूजन हीट भी बोल सकते हैं, लेटेंट फ्यूजन हीट, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन हो रहा है.
मिक्स हो रही है चीज़ें, अभी ना तो वो पूरा एक स्टेज आएगा, ना तो वो पूरा सॉलिड है, ना तो पूरा लिक्विड है। सो उस स्टेज में हम ये भी बोल सकते हैं लेटेंट फ्यूजन हीट, ठीक है। और सेकेंड टाइप की जो लेटेंट हीट हम बोलते हैं लेटेंट वेपर, ठीक है। लेटेंट वेपर कुछ नहीं है, सिंपली जब हम किसी चीज़ को बना रहे हैं या किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उसमें से एक कभी ना कभी वेपर जो है वो लूज़ होगी। वो लेटेंट हीट का ही फॉर्म है। जब हम पानी उबाल रहे हैं तो उसमें से एक टाइम के बाद कुछ टाइप की वेपर्स जो है वो ऊपर उठने लगेगी। वो लेटेंट हीट है, वो लूज़ कर रही है चीज़ें, उतना जो उसका पार्ट है, उतना टेम्परेचर है वो लूज़ कर रहा है। सो सेकेंड टाइप ऑफ लेटेंट हीट इज़ लेटेंट वेपर और फर्स्ट इज़ लेटेंट फ्यूजन हीट। जब ट्रांसफ़र हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तब हम लेटेंट फ्यूजन हीट बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट लेटेंट हीट। नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज़ वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन हमें बचपन से पता है कि वेपराइजेशन क्या होता है, किस तरह से होता है। सो वी विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। सिंपली वेपराइजेशन जो होता है, इवॉपरेशन हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ पड़ी हुई है, पानी वानी है, वो इवॉपरेट होता है किसी एक सर्टेन प्रेशर, सर्टेन टेम्परेचर की वजह से उसमें से जो फ्यूम्स है वो निकलने लगती है, उसे हम इवॉपरेशन में बोल सकते हैं, ठीक है। वेपराइजेशन भी सिमिलर है, उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे डायग्राम दी गई है बॉइलिंग और इवॉपरेशन की, ठीक है। बॉइलिंग में जो होता है, या जो पार्टिकल्स है वो अभी बाहर आ नहीं रहे हैं, ठीक है, वो बॉयल हो रहे हैं। जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो पहुंच जाएंगे तब इन फॉर्म ऑफ वेपर वो बाहर आएगा, तब उसे हम कह सकते हैं इवॉपरेशन, ठीक है। सो वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, ठीक है। ये मेन याद रखना है, चेंजेस इनटू वेपर स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक फॉर्म है, एक सर्टेन पॉइंट है, सर्टेन टेम्परेचर है, जब लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर फॉर्म में निकलेगी। वेपर गैशियस फॉर्म है, उस फॉर्म में जब निकलेगी तब हम उसे वेपराइजेशन बोल सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। ये हमने आगे पढ़ लिया है, यू ऑल अंडरस्टूड इट, दैट काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक मॉलिक्यूल की, एक अपनी एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इन इंक्रीज ऑफ हीट एनर्जी, इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द मॉलिक्यूलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ विच मूवमेंट आती है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। हमने पढ़ा है कि मूवमेंट आने लगती है मॉलिक्यूल्स में। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस। हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग आने लगती है, मूवमेंट आने लगती है, उनका एरिया बढ़ जाता है मूवमेंट का, ठीक है। तो यहीं पे वही लिखा हुआ है कि उनमें अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाती है, बाउंड जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच दे गेट मोर प्लेटफॉर्म, बहुत आगे जगह मिलती है उन्हें फैलने के लिए, अट्रैक्शन जो है उनकी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट दे एस्केप इनटू सराउंडिंग इन अ फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड की दी हुई है उनमें एस्केप करने लगती है। जैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो बहुत मूवमेंट दिखाने लगते हैं, तो वैसे ही वेपराइजेशन में उन्हें एस्केप पॉइंट मिल जाता है जिसमें वो वेपर फॉर्म में एस्केप कर लेते हैं लिक्विड में। यहाँ पे भी एक फेज ट्रांजिशन हो रहा है उनका फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कंजम्पशन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हीट एनर्जी का कंजम्पशन होता है, वो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से फेज ट्रांजिशन होगा फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये पता चल गया, वेपराइजेशन सिंपल है। नाउ जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मेनली फॉर वेपराइजेशन, उसमें है टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, प्रेशर है, और एक और है फोर्थ में विंड स्पीड,
ठीक है, ये 4 जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं वेपराइजेशन में. सो फर्स्ट इज टेम्परेचर. Vaporization is directly proportional to temperature. As a temperature rise to kinetic energy of molecule also increases. ठीक है, ये टेम्परेचर वाला तो हमें पता चल गया है, आगे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. टेम्परेचर का सिंपल यही मीनिंग है कि जब वेपराइजेशन हो रहा है तब टेम्परेचर किसी चीज़ में लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आ रही है, वही टेम्परेचर का है. सरफेस एरिया का है. विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया द रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एज मोर नंबर ऑफ पार्टिकल इज एक्सपोज टू चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, ये एक बड़ा पॉइंट है सरफेस एरिया का. जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब जो वेपराइजेशन है वो बल्क में होगा. जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे ही एक्सपोज्ड होंगे टेम्परेचर से. जो जैसे मास में हम सरफेस एरिया में ले सकते हैं कि ओशन ले सकते हैं, रिवर ले सकते हैं, ये सब जो है वो सरफेस एरिया इन सबका ज़्यादा है, उनका बल्क में मास में जो है वेपराइजेशन होगा अगर उन सब में टेम्परेचर जो है वो साथ में आ रहा है तो. ठीक है ना. थर्ड वन इज़ प्रेशर. प्रेशर इज़ इनविजिबल proposition to vaporization. As pressure increase, it gets difficult for particle to gain required kinetic energy and escape. ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रेशर का, कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा किसी भी टेम्परेचर कितना भी है, बट प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे. उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से वेपराइजेशन जो है वो फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज उन्हें एस्केप करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी अगर प्रेशर ज़्यादा है. ठीक है, ये था प्रेशर का. नाउ लास्ट इज़ विंड. तो विंड में तो ईजी है कि विंड अगर ज़्यादा होगी तो उन्हें जगह फैलने में ज़्यादा जो है आसानी होगी, क्योंकि विंड इतनी ज़्यादा होगी कि उन्हें साथ में ले जाएगा खींच के. सो विंड में है विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड द रेट ऑल्सो इंक्रीजेज एज पार्टिकल आर ड्रिवन अवे बाय द विंड. ठीक है, उनके साथ खींच के ले जाएंगे पार्टिकल्स को विंड. सो उसमें तो अच्छा ही है कि विंड जो है वो हेल्प करती है, इंक्रीज़ करती है वेपराइजेशन में. ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट द एग्ज़ाम्पल. सो आपको पता चले कि कौन सी जगह पर इसका यूज़ होता है. सो फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सॉल्ट इज़ रिकवर्ड बाय सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन. ये तो हमें पता है, बहुत पहले से पता है कि हम जो सॉल्ट जो खाते हैं वो सी में से बनता है. सो वो लोग क्या करते हैं, जो सी वाटर है वहाँ पे बाहर सॉल्ट फार्मिंग भी करते हैं, एक गड्ढे जैसे बनाते हैं जहाँ पे हम सी वाटर जो है वो डाल के रखते हैं, और सन नेचुरल सोर्सेस हम यूज़ करते हैं इवॉपरेशन में. सो ये एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल सॉल्ट का. वेट क्लोथ आर ड्राइड. ये हम घर पे यूज़ करते हैं, हम कपड़े सुखाते हैं बाहर, सनलाइट में सूखते हैं, पानी इवॉपरेट हो जाता है, वो है. The process is used in many industrial process for separating components of mixture. ये भी होता है कई चीज़ों में, जब मिक्सचर हो, हमें ड्राई लिक्विड जो मिक्सचर हो, तब भी हम हीट इस तरह की यूज़ करते हैं इवॉपरेशन के लिए, वेपराइजेशन के लिए. तो ये जो 3 एग्जाम्पल है वो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं. सो दिस वर द टॉपिक्स. आई होप you all understood it. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Thank you.